नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वेब स्वाध्याय एंड स्टडी में। जैसा कि आपको पता है, हमने कल ओम का नियम पढ़ा था। अब हम इसके आगे का चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ओम के नियम के आगे हम आज प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध के संयोजन किस प्रकार होते हैं, जैसे श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, उसमें जो परिणामी प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध एक चालक का एक गुण है जो अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, ये चालकता क्यों रहती है इसके अंदर, यह आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैं स्लाइड लेता हूँ। दोस्तों, कोई भी जैसे एक वायर लिया हमने, ये होलो पाइप ले लिया, ये तार है, वायर है मेटल का। अब इसको ये बैटरी से जोड़ दिया। अब दोस्तों क्या होता है, इसमें जो चालक होता है ना, जैसे उसे कंडक्टर बोलते हैं, तो उसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लो जैसे दूसरा पेन चेंज करते हैं अपन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसे इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, इधर खींचे चलाएंगे इधर प्लस की तरफ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है और बैटरी का जो ये वाला सिरा है, ये धनावेशित है और ये वाला सिरा ऋणावेशित है। तो इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश है, तो ऋणावेश धन आवेश की तरफ खींचा चलाएगा। तो ये जो एरो है, ये वाला इस तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे चलाएंगे। अब इस वजह से क्या होता है, करंट किस दिशा में जाएगा? करंट के लिए हम दूसरा कलर लेते हैं, ये वाला। तो करंट इस दिशा में जाएगा, ये करंट आई करंट जाएगा इस दिशा में। तो आपको समझ में आएगा कि ये चालक में धारा क्यों प्रवाहित होती है। चालक में धारा इसलिए प्रवाहित होती है क्योंकि चालक में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कुछ रहती है, मुक्त अवस्था में रहते हैं इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहेंगे तो मतलब उसमें आवेश रहेगा तो आवेश का प्रवाह होगा, तो उसमें से धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें से ये ऐसे करके ये धारा प्रवाहित होगी तार में से। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। अब चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कुछ चालक में क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती। जैसे जितने भी मेटल हैं यानी धातुएं हैं, वो चालक होती है, और जितने भी अधातु हैं वो चालक नहीं होते हैं। जैसे लकड़ी है, वही कुछ चालक का उदाहरण है। और जैसे लोहे की छड़ है, या लोहे का तार है, तांबे का तार है, चांदी का तार है, ये सब धातुएं हैं। तो ये क्या है, एक चालक का प्रकार है। और इनके बीच की तीसरी श्रेणी आती है कुछ अर्धचालक। तो अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो सामान्य तापमान होता है उस पर तो क्या है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। पर जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन टूटने लग जाता है और उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लग जाते हैं ऊर्जा पाकर। तो वो एक तापमान विशेष पे एक चालक की तरह व्यवहार करते हैं, और कम तापमान पे क्या करते हैं, वो कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो बीच के हो गए तो उनको अर्धचालक बोलते हैं। जैसे आज की सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं, जैसे मोबाइल हैं, चिप हैं, ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि चालक क्या है, कुचालक क्या है। इनमें मुख्य जो अंतर है वो किस चीज़ का है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या का। आपको याद रखना है, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक विशेष तापमान पर 0 होते हैं, लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। सो होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो चालक है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो हो गए, लेकिन चालक की मोटाई कितनी है, चालक की लंबाई कितनी है, तो उसके आधार पर क्या इलेक्ट्रॉन उसमें से गुजरेगा। जैसे एक वापस से स्लाइड लेते हैं। जैसे ये पेन ले लिया अपने, ये वाला लेते हैं, ये वाला। तो ये जैसे इरेजर से इसको इरेज कर लिया अभी तो, लेकिन अब ये पेन लिया अपन ने, ये तो मान लो ये मोटा तार है ये वाला। अब मोटे तार में से अब इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, कुछ इसकी सतह पे रहेंगे। अब सतह पे रहेंगे तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, ऐसे, ये जैसे टिप से दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन में बहुत छोटे छोटे होते हैं, ऐसे ऐसे हो गए, इसमें से इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
दूसरा पेन लेते हैं। ये जैसे ये तार है, ये वायर है, ये किससे जुड़ा हुआ है? बैटरी से। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें से घूमना स्टार्ट कर देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें से घूमेंगे, इसमें से जाएंगे जरूर, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बीच बीच में क्या है, बाधाएं उत्पन्न होती है। कैसे होती है कि इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सीमित है तो धारा प्रवाहित कम होगी, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो धारा प्रवाहित आसानी से होगी। दूसरी बात, तो इलेक्ट्रॉन को रास्ते में कितना रुकावट मिल रही है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, इसके प्रतिरोध पे। जैसे ट्रैफिक लाइट होती है, अपनी जो रोड होती है, अब रोड की एक चौड़ाई होती है सीमित, लेकिन रोड पे कितने साधन चल रहे हैं, अगर ज़्यादा साधन चलेंगे रोड छोटी हो जाएगी, मतलब एक प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो रोड डिवाइडर बनाता है ना, तो वो प्रतिरोध ही है एक तरह से। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे तरफ। ये चालक के जो प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, कि ये पहला है कि ये चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। मतलब चालक की प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको समानुपाती भी बोल सकते हैं। अनुक्रमानुपाती और समानुपाती एक ही चीज़ होता है। जैसे पेन ले लेते हैं एक। अब अनुक्रमानुपाती, जैसे ये वाला देख रहे हैं हम, ये अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब हो गया समानुपाती। समानुपाती का मतलब हो गया जैसे लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, जैसे लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी घटेगा। क्योंकि आपको पता है कि आप कितनी लंबी सड़क पे जा रहे हो, तो एक किलोमीटर में एक डिवाइडर आएगा, 2 किलोमीटर में 2, 3 में 3, 4 में 4, 100 किलोमीटर में 100 डिवाइडर आएंगे। मतलब जितनी लंबी सड़क होगी इतने ही ज़्यादा डिवाइडर आएंगे। डिवाइडर माने प्रतिरोध। सड़क में जो साधन के लिए जो डिवाइडर होते हैं वो एक प्रतिरोध का ही काम करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि लंबाई बढ़ने से, चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्यों बढ़ता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मार्ग में एक बाधा, 2 बाधा, 3 बाधा, ऐसे बढ़ते बढ़ते लंबाई जितनी बढ़ेगी उसको उस तार में से कितना लंबाई में से गुजरना पड़ रहा है, उस हिसाब से उसको प्रतिरोध सहन करना पड़ रहा है। तो यहाँ तक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। अब दूसरा चलते हैं। दूसरा क्या होता है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। तो चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब हो गया उसकी मोटाई पर। अगर चालक मोटा तार जो मोटा हो है तो मोटे में से क्या है, उसको आराम से ज़्यादा रास्ता मिलेगा जाने के लिए। जैसे रोड चौड़ी है, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो रोड चौड़ी है तो आराम से गाड़ियाँ इधर उधर जा सकेगी, उनके मार्ग में रुकावट कम आएगी। तो इसी तरह चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो वो प्रतिरोध कम रहेगा। तो ये इसके व्युत्क्रम अनुपाती हो गया। मतलब व्युत्क्रम अनुपाती का मतलब हो गया उसके व्युत्क्रम के समानुपाती। तो जैसे ये चालक पदार्थ की प्रकृति पर, अब चालक पदार्थ कैसा है उस पर भी निर्भर करेगा कि जैसे कोई चालक, किसी की चालकता ज़्यादा होती है, किसी की चालकता कम होती है, तो इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जिस पदार्थ का जो 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के जो जितना पदार्थ होता है उसके जो प्रतिरोध होता है उसको उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो इसको अभी थोड़ा सिद्ध करके बताएंगे। पहले ये तीनों बातें क्लियर कर लेते हैं। जैसे ये पहला हुआ अपना, ये है आर समानुपाती एल, यानी चालक तार की लंबाई के समानुपाती हो गया आर यानी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। अब दूसरा पेन लेके आपको बता देते हैं। अब ये जो है आर समानुपाती 1/a, मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम के समानुपाती हो गया, या व्युत्क्रमानुपाती हो गया। व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/समथिंग किसी भी चीज़ का, उसका व्युत्क्रम कहलाता है। तो दोनों को अगर इनको मिला दे तो ये जो समानुपाती वाला चिन्ह तो कॉमन रहेगा, तो आर समानुपाती हो गया L/A। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं हमेशा, कल भी आपको बताया था, तो एक स्थिरांक आता है, तो आर बराबर क्या होगा, K × L/A। अब इसको आप ऐसे करना चाहें कि K, ये जो K क्या यहाँ पे आर क्या हो गया, K × L/A। अब K क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। यहाँ पे K एक स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्यों विशिष्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पदार्थ विशेष के लिए होता है। जैसे एक पदार्थ के लिए ये कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, लेकिन दूसरे पदार्थ के लिए अलग हो जाएगा। सब पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है, सबका समान नहीं होता है। तो K को जैसे यहाँ पे देखना चाहे तो K बराबर क्या हो गया अपना, R × ये A/,
L। अब यहाँ पे देखिए तो अगर 1 मीटर स्क्वायर हो गया, L 1 मीटर हो गया। मीटर स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग मीटर हिंदी में बोले तो 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो और उसकी लंबाई 1 मीटर हो तो उस तार का जो प्रतिरोध होगा वो क्या कहलाएगा, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा, तो उसकी प्रतिरोधकता कहलाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ये देखो कि किसी तार की लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो तो K बराबर R हो गया। इस तरह से आपको आशा है कि समझ में आया होगा। अब ये चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अतः इसने बताया कि अतः इसको इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोधी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। अभी यही डिस्कस किया था अपन ने, इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट की। तो मतलब कोई लंबाई होती है उसकी एक इकाई, मतलब जैसे लंबाई है मीटर में होती तो एक उसकी इकाई लंबाई क्या होगी, 1 मीटर। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग मीटर में होता है। तो उसका इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा, 1 वर्ग मीटर। तो इसने यही बदला है कि इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध या उसके प्रतिरोधकता कहलाती है। अब प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर स्क्वायर अपन मीटर यानी ओम मीटर। तो ये आपको समझ में आओगा ये ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए आपको एक स्लाइड लेके मैं बताता हूँ। ये खाली स्लाइड ले ली हमने। तो आर क्या हो गया, यहाँ पे आर हो गया K इंटू L अपॉन A। अब यहाँ पे देखो आप, स्थिरांक का कोई मात्रक नहीं होता, ये आपको पता है। तो ये K है जो स्थिरांक हो गया, प्रतिरोधकता हो गया। तो ये क्या हो गया, R इंटू A इंटू L। अब आपको पता है कि R का जो मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ये ओम ऐसे लिखते हैं। और ये एरिया स्क्वायर यानी क्षेत्रफल का स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब अपॉन लंबाई क्या होता है, मीटर हो गया। अब ये इससे 1 m से 1 m कट गया तो ये क्या बच गया, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे आ गया ये ओम मीटर। तो आपको समझ में आया होगा कि प्रतिरोधक ये हो गया इस तरफ है। ये प्रतिरोधकता क्या होगी, ओम मीटर में होगी। तो आपको इसका प्रतिरोधकता का मात्रक याद रखना है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब इसमें आपको प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर कैसे हुआ ये समझ में आ गया होगा। अब प्रतिरोधकता की निर्भरता किस पे डिपेंड हो गई। अब इसमें वापस से वही सूत्र लेते हैं। K बराबर क्या हो गया, K बराबर हो गया R इंटू A अपॉन L। मतलब इस प्रतिरोधकता क्या होती है, पदार्थ की लंबाई पे डिपेंड करती है, नहीं उसके क्षेत्रफल पे डिपेंड करती है, नहीं। प्रतिरोधकता लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल निर्भर नहीं करती। अब यहाँ पे देख रहे हो ना सूत्र में K बराबर R इंटू A बटा L। तो इससे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि A बटा L कैसे मान पाती है, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रतिरोधकता पदार्थ 1 मीटर और 1 वर्ग मीटर की जो प्रतिरोध होता है उसको कहते हैं। तो ये फिक्स हो गया, लंबाई और क्षेत्रफल पे डिपेंड ही नहीं करता। तो किसी पदार्थ का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन से परिवर्तित होते हैं। सही बात है ये दूसरा। पहला का क्या याद रखना आपने को, प्रतिरोधकता लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल निर्भर नहीं करती है, यह हमेशा ही आपको रट लेना है। और दूसरा क्या है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों ही तापमान में परिवर्तन से परिवर्तित होते हैं। परिवर्तन का मतलब बदलने से वो भी बदल जाते हैं। जैसे चालक धातुओं में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, प्रतिरोध बढ़ता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। जैसे चांदी, तांबा, सोना। अब इसमें ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए आपको एक स्लाइड ले लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई तार है, चालक तार है। अब इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये वाले। अब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चालकों में बहुत ज़्यादा होते हैं
तो चालकों में बहुत ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है, जैसे इसका तापमान बढ़ेगा तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, इस ऊर्जा पाएंगे, ऊर्जा पाके क्या करेंगे, एक और ज़्यादा तेज गति से दौड़ेंगे, तो क्या है, एक दूसरे का टक्कर मारेंगे तो इनमें क्या होगा, इनका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, मतलब इनकी विशिष्ट प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, विशिष्ट प्रतिरोध या उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार आपको याद हो गया होगा कि ये कैसे तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कुछ मिश्र धातुओं में तापमान बढ़ने से प्रतिरोध में बहुत कम परिवर्तन होता है, जैसे मैग्नीन और कांस्टेंट में। मिश्र धातुओं में भी प्रतिरोध में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसमें दो धातुओं के गुण होते हैं। अब तीसरा चलते हैं, अर्धचालकों में ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। इसमें ऐसा क्यों होता है, ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालकों में जो सामान्य तापमान होता है, कमरे का तापमान, तब तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उनको तापमान मिलता है, उसको ऊर्जा मिलती है तो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन जो पहले मुक्त नहीं थे वो क्या है, मुक्त होने शुरू हो जाते हैं, उनको ऊर्जा मिल जाती है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि अर्धचालकों में ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटता क्यों है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से ही इलेक्ट्रॉन मुक्त रहते हैं। और तीसरा चौथा अध्याय, अतिचालकों में ताप कम करने पर किसी निश्चित ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है। इसको जैसे पारे में 4.2 केल्विन पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं अतिचालकों को। इसमें क्या होता है कि जो भी धातु है या कोई भी पदार्थ है जिसको जो भी अतिचालक का गुण दर्शाता है, उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करने पर क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन के मार्ग में जितनी जो भी बाधाएं थी वो ख़त्म हो जाती है एक तरह से। ये आपको इतना ही याद रखना है कि अतिचालकों में ताप कम करने पर निश्चित तापमान पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो प्रतिरोध शून्य हो गया, मतलब अब उसको है ना इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाने के लिए आपको ज़्यादा भारी बल की आवश्यकता नहीं होती, यानी बिना बैटरी के भी करंट फ्लो हो सकता है। तीसरा जो पॉइंट है अपना, प्रतिरोधकता की निर्भरता किस पे करती है, ये वाला पॉइंट अपना, प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी चांदी का प्रतिरोध न्यूनतम होता है, अतः ये सर्वाधिक चालक होती है। चालकता की दृष्टि से धातुओं का जो क्रम है इस प्रकार है, यानी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करना, अलग अलग धातुओं की अलग अलग रहती है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता की उल्टी क्या होती है, चालकता होती है। तो मतलब सबकी चालकता अलग अलग होती है। तो चांदी की प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा है, तो इसकी चालकता क्या है, सबसे ज़्यादा होगी। और फिर तांबे का नंबर आता है, और फिर सोने का आता है, फिर एल्युमिनियम का आता है। अब ये आपको समझ में आया होगा। अब ये नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इसमें कि प्रतिरोध के निकाय का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य मतलब परिणामी प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध कितना होगा। प्रतिरोध को क्या किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, दो प्रकार से इसका संयोजन हो सकता है, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इस श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, एक श्रेणी का मतलब होता है कि लाइन होती है। इस संयोजन में पहले तार के दूसरे सिरे को पहले तार के दूसरे सिरे से जोड़ते हैं, यही क्रम आगे तक रहता है, जैसे R1 R2 R3, मतलब एक तार के एक सिरे को दूसरे तार के पहले सिरे से और दूसरे तार के दूसरे सिरे को तीसरे तार के पहले सिरे से जोड़ दिया। तो सो होप आपको ये आया होगा। या तो आगे चलते हैं, देखते हैं। अब ये श्रेणी क्रम संयोजन है, इस संयोजन में पहले तार के दूसरे सिरे को पहले तार के दूसरे सिरे से जोड़ते हैं। यही जैसे यहाँ पे अभी मैं पेन ले लेता हूँ, ये जो R1 है, ये R2 है, ये R3, ये एक दूसरे से श्रेणी में जुड़े हैं, एक लाइन में जुड़े हुए हैं, तो इसको श्रेणी क्रम कहते हैं। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि जो श्रेणी संयोजन होता है ना प्रतिरोधों का, उसको एक बैटरी से जोड़ते हैं, कुंजी से जोड़ते हैं। अब देखो अपने को ओम के नियम से पता चला ना कि V इक्वल टू कितना होता है, आई आर, और R क्या होता है, V बटा I। अब यहाँ पे V तो कितना है, V तो बैटरी का जो वोल्टेज है वो है, और I कितना है,
आई इसमें से जो करंट फ्लो होगा वो होगा। तो अब इसमें से इसको डायग्राम को देखने से पता चल रहा है कि तीनों प्रतिरोधों में से जो करंट जा रहा है वो सेम ही जा रहा है, क्योंकि करंट जैसे यहाँ से गया तो उसको एक पाथ इससे ही मिल रहा है, उसको डाइवर्ट होने के लिए दूसरा पाथ मिल ही नहीं रहा। तो श्रेणी क्रम में करंट हमेशा समान रहता है। ये याद रख लेना आप लोगों को कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में से प्रवाहित होने वाला जो विद्युत धारा होता है वो एक समान रहती है। तो इसमें इसको पढ़ते नोट्स में क्या लिखा हुआ है, 3 चालक तार ABBCCD को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 हैं। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधकों में प्रवाहित धारा का मान I समान होता है, परंतु इनके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर अलग अलग होता है। अब विभवांतर अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि सबका जो प्रतिरोध है अलग अलग है। और आपको कल बताया था ओम के नियम से विभवांतर क्या होता है, किसी भी चालक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा को उसके प्रतिरोध से गुणा कर लेते हैं तो उस प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है। यहाँ पे V=IR हो गया, जैसे पेन ले लेते हैं आपको समझाते हैं। V=IR हो गया तो V1 इक्वल टू कितना हो गया, I इंटू R1। V2 क्या हो गया, I इंटू R2। V3 क्या हो गया, I इंटू R3। तो कुल विभवांतर क्या होता है, इसको जोड़ना पड़ता है। V=V1 + V2 + V3। ये आप आराम से याद कर सकते हैं। और इसका जो बैटरी का विभवांतर क्या है, V है। V क्या होगा, बैटरी में से प्रवाहित हो, ये तीनों बैटरी में से होने वाली प्रवाहित धारा यानी टोटल धारा तो सेम है। और जो बैटरी के दोनों सिरों के मध्य कितना प्रतिरोध है, अब ये दोनों सिरों के मध्य जो प्रतिरोध है उसे हम इस तरह ज्ञात कर सकते हैं कि ये सिरा है, ये सिरा है, मान लो बैटरी का ये मान लो ये वाला, तो इन सिरों के बीच में कितना प्रतिरोध है, और ये परिणामी प्रतिरोध जो होगा वही बैटरी के दोनों सिरों के मध्य प्रतिरोध के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं R है, परिणामी प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध है जो R है। तो I इंटू R ये बैटरी का विभव हो जाएगा। तो I इंटू R इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 इंटू I इंटू R3 एंड सो ऑन। R इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आपको जैसे यहाँ दोनों में एक तो ये R है, ये I है, और ये I है, ये कैंसिल हो गया, तो ये R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। इसका मतलब आपको समझ में आया कि जब 2 या 2 से अधिक चालक तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो निकाय का कुल प्रतिरोध जोड़े गए सभी चालक तारों के प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। आपको ये बात रट लेनी है, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल्स इस पार्ट में आएंगे तो वो इसी से सॉल्व हो जाएंगे। अब आपको पता चल गया कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 क्यों हुआ, इससे सिद्ध हो गया, डेरिवेशन है ये। तो आप इसको एक बार दोबारा से देखना, अगर समझ में नहीं आए और फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट करना और आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम दोबारा से एक लेक्चर और ले लेंगे। तो चलो ठीक है इतना, और अब चलते हैं